नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिहाइड्रेशन कैन बी असेस्ड थ्रू। किसी व्यक्ति को डिहाइड्रेशन हुआ हो तो आप इन चारों में से किस कंडीशन को असेस करके इस बात को चेक कर सकते हैं? स्किन इलास्टिसिटी, sunken eyes, thirst, all the above। यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगर किसी क्लाइंट को डिहाइड्रेशन हुआ है यानी शरीर में पानी की कमी हुई है, तो ऐसी स्थिति में जब आप उसकी स्किन को पिंच करके छोड़ेंगे तो उसकी स्किन वापस नॉर्मल पोजीशन में आने में काफी ज्यादा समय लगाएगी। तो ये कंडीशन स्किन इलास्टिसिटी का डिक्रीज होना बता रही है और ये हमेशा डिहाइड्रेशन में देखने को मिलेगा। अगर पर्सन की बॉडी पूरी तरह से हाइड्रेटेड है, उसमें पानी की मात्रा बिल्कुल अच्छी तरह से है, तो आप जब भी उसकी स्किन को पिंच करके रिलीज करेंगे तो ये तुरंत अपनी पोजीशन में आ जाएगी। सेकंड, जिन लोगों में डिहाइड्रेशन होता है उनकी आंखें हमेशा अ, धसी हुई दिखाई देती हैं, मतलब आंखें जो हैं और ऑर्बिट एरिया में नीचे की तरफ अंदर की तरफ बैठी हुई दिखाई देती हैं। इसे आप सनकन आइज कहते हैं। और ऐसे पेशेंट्स के अंदर या तो बहुत कम प्यास लग रही होगी या वो पानी बिल्कुल ही नहीं पी रहे हैं। ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूरिनरी ब्लैडर किस शेप का ऑर्गन है, ये आपको बताना है। पियर शेप, ओवल शेप, स्पेरिकल या बीन शेप। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पियर शेप। यूरिनरी ब्लैडर पियर शेप ऑर्गन है, नासपति के आकार की संरचना है। हमारा यूरिनरी ब्लैडर पेल्विक कैविटी में पाया जाता है। इसे रिजर्वेयर ऑफ यूरिन के नाम से जाना जाता है। किडनी से यूरिन बनने के बाद यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहता है। इसे इस वजह से रिजर्वेयर ऑफ यूरिन के नाम से जाना जाता है। हमारे यूरिनरी ब्लैडर का निर्माण मसल्स द्वारा होता है और इनमें फैलने की क्षमता पाई जाती है, जो कि इसके यूरिन द्वारा भरने पर आकार में इसे बड़ा कर सकती है। यानी यूरिनरी ब्लैडर इज अ hollow organ made up of muscles and it have the property of distension। Next question is SOS means। अगर डॉक्टर द्वारा लिखे गए प्रिस्क्रिप्शन लेटर पर किसी मेडिसिन के आगे SOS लगा हो, SOS लिखा गया हो, तो इसका क्या मीनिंग होता है? दिन में इस मेडिसिन को 4 बार देना है, रात के समय देना है, दिन में एक बार देना है या फिर आवश्यकता पड़ने पर देना है? यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। किसी भी मेडिसिन के आगे SOS अगर लिखा है तो इसका मतलब है अगर व्यक्ति को इस टैबलेट की जरूरत हो तो आप इस मेडिसिन को दें, अदरवाइज ना दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया लॉन्च्ड द पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑन। भारत में पल्स पोलियो प्रोग्राम किस वर्ष लॉन्च किया गया था? दिसंबर 1994 में, दिसंबर 1995 में, जनवरी 1994 में या फिर नवंबर 1996 में? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 1995 में। भारत में पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम WHO की मदद से दिसंबर 1995 को लॉन्च किया गया था।
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में पोलियो का लास्ट केस कब और कहाँ आया था, तो आप बताएंगे 13 जनवरी 2011 को वेस्ट बंगाल में पोलियो का आखिरी केस मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a client is receiving pyridium for a urinary tract infection. The client should be taught that the medication can. अगर किसी पेशेंट को आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए फिनाजोपायरिडिन हाइड्रोक्लोराइड नाम की टैबलेट दे रहे हैं, तो इसके साइड इफेक्ट के रूप में कौन सी फाइंडिंग देखने को मिल सकती है? डायरिया, चेंज द कलर ऑफ यूरिन, मेंटल कंफ्यूजन, change in taste. The right answer is option B. अगर आपने किसी पेशेंट को पायरिडियम नाम की टैबलेट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए दी है, तो इस टैबलेट के इफेक्ट के कारण जो पर्सन का यूरिन है वो रेड या ऑरेंज कलर का हो सकता है। याद रखिएगा, ये टैबलेट यूरिन का डिस्कलरेशन कर सकती है, रेड या ऑरेंज कलर में यूरिन को चेंज कर सकती है। इसके अलावा इस ड्रग को लेने से पर्सन की स्किन और स्क्लेरा येलो हो सकती है। स्किन, स्क्लेरा, येलो, ये दो चीजें हमें पेशेंट को इस मेडिसिन को देने से पहले बतानी है, ताकि उसे इस चीज के बारे में जानकारी रहे और वो स्ट्रेस में ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मसल कवर द शोल्डर एंड द बैक ऑफ द नेक इज। हमारे गर्दन, कंधे और पीठ वाले हिस्से में जो मसल्स पाए जाते हैं उन्हें आप किस नाम से जानते हैं? इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं एक पर्सन है जो कि आपकी तरफ पीठ करके खड़ा है। इसकी पीठ, कंधे और गर्दन के नीचे वाले हिस्से में ये ट्रायंगल शेप के रूप में एक मांस का पीस पाया जाता है, मसल्स पीस पाया जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। ट्रेपेजियम, मैसेटर, बाइसेप्स, टेम्पोरालिस। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ट्रेपेजियम बोलते हैं इस एरिया में पाए जाने वाले मसल्स को, ट्रेपेजियम। आइए इन सभी के बारे में और जान लें। Trapezium, either a pair of a large triangular muscle existing over the back of the neck and shoulders and moving the head and shoulder blade. किसी भी पर्सन के पीठ पर ट्रायंगुलर एरिया में पाया जाने वाला मसल का वह हिस्सा जो कि गर्दन और कंधों को मूव करने में मदद करता है, ट्रेपेजियम कहलाता है। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया गया था मैसेटर मसल। The masseter muscle is a facial muscle that plays a major role in chewing of the solid food. जब आप खाने को चबाते हैं, फूड को च्यू करते हैं, उस समय जो मसल्स काम आते हैं उन्हें मैसेटर मसल्स कहते हैं। आपके लोअर जॉ बोन में ये मसल्स पाए जाते हैं। थर्ड ऑप्शन है बाइसेप्स। द बाइसेप और बाइसेप्स ब्रैकी इज अ लार्ज मसल दैट लाइज इन द फ्रंट ऑफ द अपर आर्म बिटवीन द शोल्डर एंड द एल्बो। आपके कंधे और कोहनी के बीच में आगे की तरफ जो मसल्स पाए जाते हैं उन्हें बाइसेप मसल या बाइसेप्स ब्रैकी के नाम से जानते हैं। जो बॉडी बिल्डर्स अपनी बॉडी को शो करने के लिए अपने एल्बो को फ्लेक्स करके जो मसल्स दिखाते हैं, डोले शोले दिखाते हैं, यही डोले शोले बाइसेप्स मसल के रूप में जाने जाते हैं सिंपली। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेम्पोरालिस मसल्स की। इन एनाटॉमी द टेम्पोरालिस मसल ऑल्सो नोन एज टेम्पोरल मसल्स is one of the muscles of mastication. It is broad, fan-shaped, convergent muscle
on each side of the head that fills the temporal fossa superior to the zygomatic arch, so it covers much of the temporalis bone. हमारे स्कल के अंदर जहां पर टेम्पोरल एरिया पाया जाता है, टेम्पोरल बोन पाई जाती है, इस बोन के ऊपर जो मसल पाया जाता है उसे टेम्पोरलिस मसल के नाम से जानते हैं। इस मसल का काम भी मैसेटर मसल्स की तरह खाने को चबाने में इम्पोर्टेंटली देखने को मिलता है। फूड को च्यू करते समय ये मसल्स काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the National Leprosy Control Program was launched by Government of India in भारत सरकार के द्वारा नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 1955 में, 1965 में, 1975 में, 1985 में? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1955 में। याद रखिएगा, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण प्रोग्राम 1955 में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइटनेस ऑफ द परप्यूज ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड। अगर किसी क्लाइंट के पेनिस के ऊपर मौजूद स्किन इतनी टाइट हो जाए कि उसे पीछे की तरफ नहीं खिसकाया जा सके, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? ऑर्काइटिस, प्रोस्टाइटिस, फिमोसिस, बेलेनाइटिस। It is impossible to revert back the skin of the penis upon the glans penis due to its tightness. What the condition is called as? यस, आप बिल्कुल सही हैं। इसे हम फिमोसिस के नाम से जानते हैं। आइए इन चारों कंडीशंस के बारे में बात करें। सबसे पहला ऑप्शन में दिया गया टर्म था ऑर्काइटिस। इट इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ वन और बोथ टेस्टिकल्स। अगर किसी मेल पर्सन में एक या दोनों टेस्टिस के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए, सूजन आ जाए, तो ये कंडीशन ऑर्काइटिस कहलाती है। किसी भी शब्द में अगर आपको ITIS सुफिक्स के रूप में लगा मिले तो ये इन्फ्लामेशन की प्रेजेंस को बताता है। जैसे कि यहाँ ऑर्काइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ द टेस्टिस। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोस्टेटाइटिस। प्रोस्टेटाइटिस शब्द का इस्तेमाल हम इन्फ्लामेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए करते हैं। हमारे यूरिथ्रा के मेल्स में यूरिथ्रा के दोनों तरफ एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, और इसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो ये कंडीशन प्रोस्टेटाइटिस कहलाती है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पेनफुल कंडीशन है और मोस्टली ओल्ड एज के अंदर देखने को मिलती है। ऑप्शन सी के अंदर टर्म बताई गई है फिमोसिस। Phimosis is a condition where the foreskin is too tight to be pulled back over the head of the penis. Phimosis वह कंडीशन है जिसमें हम स्किन की फोरस्किन को ग्लांस पेनिस के ऊपर रिवर्ट बैक नहीं कर पाते, इससे कवर नहीं कर पाते। ये कंडीशन फिमोसिस कहलाती है और इसके ट्रीटमेंट के लिए सर्कमसिशन नाम का सर्जिकल प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है। आखिरी टर्म है जो कि इंपॉर्टेंट हो सकती है अपकमिंग SGPGI और नॉर्सेट एग्जाम के लिए, बेलेनाइटिस। बेलेनाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लैंस पेनिस। पेनिस का जो हेड होता है, अगर उस पार्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाए, सूजन आ जाए, तो ये कंडीशन बेलेनाइटिस है। फिमोसिस और बेलेनाइटिस में कंफ्यूज मत होइएगा। बेलेनाइटिस का मतलब है पेनिस के हेड पार्ट यानी ग्लांस पेनिस के अंदर इन्फ्लेमेशन का होना, उस पार्ट का नॉर्मल से बड़ा हो जाना, सूजन आ जाना। जबकि फिमोसिस कंडीशन के अंदर जो स्किन होती है वो टाइट हो जाती है और इस स्किन को हम वापस ग्लांस पेनिस के ऊपर फैला नहीं पाते हैं। ये कंडीशन फिमोसिस है। आप चाहे तो अपने रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
Next question is commonest type of fracture seen in children is। बच्चों में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला फ्रैक्चर कौन सा है? कुलेस फ्रैक्चर, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, पॉट्स फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर का सिंपल मीनिंग होता है बच्चों की बोन का एक डायरेक्शन में मुड़ जाना ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है। बच्चों की बोन पर जब स्ट्रेस पड़ता है तो वो टूटती नहीं है, एक हिस्से पर एक दिशा में मुड़ जाती हैं। इसे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के रूप में जाना जाता है। एग्जाम में कुलिस फ्रैक्चर और पॉट फ्रैक्चर भी काफी पूछे जाते हैं। कुलिस फ्रैक्चर होता है फ्रैक्चर एट द डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस बोन इन अपर आर्म। आपके हाथ के अंदर अंगूठे की तरफ रेडियस बोन पाई जाती है। इस रेडियस बोन में डिस्टल एंड पर यानी अंगूठे के पास यदि फ्रैक्चर हो जाए तो आप इसे कुलिस फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। पॉट्स फ्रैक्चर, फ्रैक्चर ऑफ बोथ मीडियल एंड लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया, एंकल फ्रैक्चर भी इसे कहा जाता है। पॉट्स फ्रैक्चर को हम एंकल फ्रैक्चर के रूप में भी जानते हैं और इस प्रकार के फ्रैक्चर में हमारी जो मीडियल और लेटरल कॉन्डाइल्स हैं टीबिया बोन के, उनमें फ्रैक्चर देखने को मिलता है। एक बार फिर से समझिएगा, पैरों में पाए जाने वाली टीबिया बोन के मीडियल और लेटरल कॉन्डाइल के अंदर फ्रैक्चर अगर हो जाए तो ये पॉट्स फ्रैक्चर है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है? एटम को, वाटर को, सेल को, केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को? ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। कोशिका यानी सेल को हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से जानते हैं। बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट के रूप में सेल को ही जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टर्मिनोलॉजी डिजीज कंट्रोल की। डिजीज कंट्रोल इज decrease in the incidence of the disease to the level it not be a public health problem। किसी भी डिजीज के नए केसेस की संख्या इतनी कम कर देना कि अब वह एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ना रह जाए, डिजीज कंट्रोल कहलाता है। किसी भी डिजीज के पेशेंट्स की संख्या को इतना कम कर देना कि वो एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ना रह जाए, डिजीज कंट्रोल कहलाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिजीज एलिमिनेशन। डिजीज एलिमिनेशन का मतलब है नो डिजीज केस प्रेजेंट बट द पॉजिटिव एजेंट इज प्रेजेंट। ऐसा कोई भी डिजीज जिसका पॉजिटिव एजेंट तो मौजूद है लेकिन इस डिजीज का एक भी पेशेंट मौजूद नहीं है, तो ये डिजीज एलिमिनेटेड डिजीज के रूप में जानी जाती है। और एग्जाम्पल की बात किया जाए तो पोलियो। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजीज इरेडिकेशन की। डिजीज इरेडिकेशन का मतलब है डिजीज कॉजिंग एजेंट एब्सेंट, डिजीज केस एब्सेंट फ्रॉम होल द वर्ल्ड। यानी ऐसी कोई बीमारी जिसका ना तो कॉज मौजूद है और ना ही उसका केस मौजूद है पूरी दुनिया में, तो ये चीज इरेडिकेटेड डिजीज के रूप में जानी जाती है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा डिजीज है जिसे हम इरेडिकेटेड डिक्लेयर कर चुके हैं, वो है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स डिजीज को 8 मई 1980 को इरेडिकेटेड डिक्लेयर किया गया था। और डिजीज इरेडिकेशन के लिए टीयर आउट फ्रॉम रूट टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, जड़ सहित किसी भी डिजीज को उखाड़ फेंकना। Next question is urinary bag of a Foley's catheter patient need to be kept। अगर किसी पेशेंट में
यूरिन ड्रेनेज हेतु आपने पॉलिश कैथेटर लगाया है। इस पॉलिश कैथेटर से अटैच्ड यूरिनरी बैग को आप किस लेवल पर रखेंगे? पेशेंट के लेवल पर, बिलो द लेवल ऑफ पेशेंट, ऑन द लैप ऑफ पेशेंट, अबव द लेवल ऑफ पेशेंट। जिन क्लाइंट्स के अंदर कैथेटर लगाया गया होता है, वहां पर जो यूरिन है इस कैथेटर ट्यूब की मदद से बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट होता है और यूरिनरी ब्लैक बैग के अंदर जाकर कलेक्ट होता है। अगर इस बैग को आपने पेशेंट के लेवल पर रखा तो कभी भी यूरिन पेशेंट से निकलकर यूरो बैग तक, यूरिनरी बैग तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि इस पूरे सिस्टम के अंदर ग्रेविटी मेन रोल निभाती है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो यूरिन है वो ब्लैडर से निकलकर यूरिनरी बैग तक पहुंचता है। अगर आपने इसे पेशेंट के लेवल पर रखा तो कभी भी यूरिन आगे नहीं आ पाएगा और रिटेंशन जैसी सिचुएशन रहेगी। अगर आपने इस बैग को पेशेंट के लेवल से ऊपर रख दिया तो बैग में मौजूद जितना भी यूरिन है वो वापस कैथेटर के थ्रू यूरिथ्रा में जाएगा और इससे क्लाइंट को इन्फेक्शन हो सकता है। इसे कभी भी पेशेंट की लैब में नहीं रखा जाता, ये रॉन्ग प्रैक्टिस होती है। हमेशा आप इसे पेशेंट के लेवल से नीचे रखेंगे। ऑलवेज कीप द यूरिनरी बैग बिलो द लेवल ऑफ पेशेंट, so the drainage facilitates and the purpose completes. Next question is excretory unit of kidney is, इनमें से किडनी की excretory unit किसे कहा जाता है? बोवेन्स कैप्सूल को, ग्लोमेरुलस को, नेफ्रॉन को, हैनलेज लूप को। Option C is correct here. Nephron is known as excretory unit of kidney. किडनी की एक्सक्रीटरी यूनिट पूछ ले, स्ट्रक्चरल यूनिट के पूछ ले या फंक्शनल यूनिट पूछ ले, तीनों का ही जवाब नेफ्रॉन ही लिखेंगे आप। नेफ्रॉन द्वारा ही फिल्टर करके यूरिन का फॉर्मेशन करवाया जाता है, इसीलिए इसे एक्सक्रीटरी यूनिट कहा जाता है। और हर किडनी के अंदर लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया इज, भारत में ब्लाइंडनेस का सबसे ज्यादा बड़ा कारण किसे माना जाता है? कैटरैक्ट को, ग्लूकोमा को, ट्रैकोमा को या फिर विटामिन ए डेफिशिएंसी को? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कैटरैक्ट। कैटरैक्ट मीन्स ओपेसिटी ऑफ द आई लेंस। इसे अडल्ट्स के अंदर भारत में ब्लाइंडनेस का सबसे बड़ा कारण माना जाता है और हिंदी में इसे मोतियाबिंद के रूप में जानते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया के अंदर बच्चों में ब्लाइंडनेस का सबसे बड़ा कारण क्या है तो आप बताएंगे विटामिन ए की डेफिशिएंसी। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट था। अगर आपसे बिना किसी कंडीशन दिए सिर्फ ये पूछा जाता है कि भारत में ब्लाइंडनेस का सबसे बड़ा कारण क्या है तो आप बताएंगे कैटरैक्ट। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अडल्ट के अंदर सबसे बड़ा ब्लाइंडनेस का कारण क्या है तो बताएंगे कैटरैक्ट। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चाइल्ड के अंदर ब्लाइंडनेस का सबसे बड़ा कारण क्या है तो आप बताएंगे विटामिन ए डेफिशिएंसी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एपिडीमियोलॉजी की। एपिडीमियोलॉजी शब्द का निर्माण 3 चीजों से मिलकर हुआ है। एपी का मतलब होता है अपॉन या अबव, डिमियो का मतलब होता है पॉपुलेशन और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। यानी इस डिजीज के अंदर हम लोगों में डिजीज की स्टडी को करते हैं। यानी कि एपिडीमियोलॉजी का मतलब है कि किसी भी कम्युनिटी के अंदर कोई डिजीज किस रफ्तार से बढ़ रहा है,
कैसे उसे कंट्रोल किया जा सकता है, इन सभी बातों की स्टडी एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत हम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड क्या होता है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड का मतलब है किसी भी डिजीज को होने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला है एजेंट, दूसरा है होस्ट और तीसरा है एनवायरनमेंट। अगर किसी जगह पर कोई डिजीज का पॉजिटिव एजेंट मौजूद है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है और उसे ग्रो करने के लिए, ट्रांसमिट होने के लिए फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल एनवायरनमेंट मौजूद है और जिसके अंदर उसे ग्रोथ करनी है वो होस्ट मौजूद है, तब जाकर किसी जगह पर डिजीज हो पाएगा। और इनमें से अगर एक भी चीज नहीं मौजूद हो तो डिजीज नहीं हो सकता। इसीलिए इसे एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड कहते हैं, जिसकी प्रेजेंस के बाद डिजीज होता है। नेक्स्ट आपसे यदि पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी या फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे जॉन स्नो को। फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी जॉन स्नो को कहा जाता है। और अगर आपसे सिर्फ इतना पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ ट्रू एपिडेमियोलॉजी कौन थे, तो आप बताएंगे हिप्पोक्रेट्स। फादर ऑफ ट्रू एपिडेमियोलॉजी हिप्पोक्रेट्स थे। हिप्पोक्रेट्स को हम फादर ऑफ मेडिसिन या फादर ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अमंग द एडोलेसेंट्स। एडोलेसेंट एज के पर्सन्स में डेथ का सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है? स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस, सुसाइड, कम्युनिकेबल डिजीज, एक्सीडेंट्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। एडोलेसेंट एज का मतलब होता है 11 से 19 साल तक के बच्चे। और इस उम्र के बच्चों में इम्पल्सिविटी पाई जाती है, यानी जैसे ही उनके मन में कोई विचार या कोई ख्याल आता है तो बिना सोचे समझे वो उस काम को कर देते हैं। कोई भी मन में विचार आया, उसे पूरा करना चाहते हैं, चाहे उसके परिणाम अच्छे बुरे कैसे भी हों। इस वजह से ज़्यादातर इस एज के बच्चों में एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। एडोलेसेंट एज के अंदर ही ज़्यादातर यंगस्टर्स गाड़ी चलाना सीखते हैं और गाड़ी चलाने सीखने के बाद वो अपना मैक्सिमम देखना चाहते हैं कि मैं कितना तेज गाड़ी चला सकता हूँ, क्या स्टंट कर सकता हूँ, कैसी फीलिंग आती है तेज राइड करने पर। तो इस दौरान ज़्यादातर आप एक्सीडेंट्स देखते हैं जिनमें काफ़ी एडोलेसेंट एज के बच्चों की ही डेथ होती है। तो इस तरह से आप इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज amount of oxygen in maximum amount in inspired air। जब हम इंस्पायरेशन करते हैं, गैस इन करते हैं, रेस्पिरेशन लेते हैं, तो उस समय जो एयर हम इनहेल करते हैं उसके अंदर कितना परसेंट ऑक्सीजन होती है, ये आपको बताना है। 60%, 50%, 45% या 21%। वातावरण में जो गैस मौजूद है उसे हम रेस्पिरेशन के लिए इन करते हैं, इंस्पायर करते हैं। इस गैस के अंदर ऑक्सीजन की कितनी परसेंट मात्रा होती है ये आपको बताना है। प्रीवियस एग्जाम में इसे कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। यस, एग्जैक्टली, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। याद रखिएगा, जब भी हम इंस्पायरेशन करते हैं तो उसके अंदर 78% जो है वो नाइट्रोजन होती है। 78% नाइट्रोजन होती है जो कि सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा 21% इसके अंदर ऑक्सीजन होती है और रिमेनिंग जो है उसके अंदर अदर गैसेस आती हैं। बची हुई मात्रा के अंदर दूसरी सभी गैसेस आती हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जब भी आप गैस इन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो उसमें 21% आपके लंग्स 21% ऑक्सीजन आपके लंग्स तक पहुंचती है। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जा सकता है कि जब आप एक्सपायरेशन करते हैं यानी गैस को बाहर निकालते हैं, गैस छोड़ते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी परसेंट होती है,
तो आप यहाँ बता सकते हैं कि इसके अंदर जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो 16% होता है, यानी जो 5% अमाउंट है वो हम अपने बॉडी टिश्यूज को दे देते हैं, उनमें एनर्जी प्रोडक्शन में काम आ जाता है, और बचा हुआ जो अमाउंट है वापस हम एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं। तो याद रखिएगा, इंस्पायरेशन के समय 21% ऑक्सीजन ली जाती है और एक्सपायरेशन के समय 16% ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों द्वारा बाहर छोड़ी जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप किसी क्लाइंट को सीपीआर दे रहे हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन दे रहे हैं, और जब उसे माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दिया जाता है तो उसे कितने ऑक्सीजन डिलीवर होती है, तो आपका क्या आंसर रहेगा? यस, यहाँ पर आप बताएंगे 16%, क्योंकि आपने एयर को अपने माउथ में भरा और उसके बाद क्लाइंट के माउथ में ब्लो किया, भेजा, तो इससे उसे सिर्फ 16% ही ऑक्सीजन मिलेगी। तो अगर आपसे पूछ ये प्रीवियसली पूछा भी गया है, इसलिए मैंने इसे मेंशन किया है, आप इसे हाईलाइट कर लीजिएगा। सीपीआर देते समय हम 16% ऑक्सीजन क्लाइंट को माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन के थ्रू डिलीवर करते हैं। Next question is postpartum period begins after। इनमें से postpartum period की शुरुआत कब से मानी जाती है? Expulsion of fetus, expulsion of placenta, discharge from hospital, 40 days after delivery। लेबर की थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा का एक्सपल्शन हो जाता है, प्लेसेंटा की डिलीवरी हो जाती है, और वहां से लेकर अगले 6 सप्ताह का समय यानी कि 42 डेज का जो पीरियड होता है, इसे हम पोस्ट पार्टम पीरियड के रूप में जानते हैं। इट इज कॉल्ड पोस्ट पार्टम पीरियड और परपेरियम। दिस इज कॉल्ड परपेरियम पीरियड। और इस पीरियड के दौरान जितने भी मदर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ये सभी प्री प्रेग्नेंट स्टेज में वापस आते हैं, नॉर्मल बॉडी हो रही होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे केस के बारे में। इन्फेक्टेड पर्सन विथ साइन एंड सिम्टम्स एंड ट्रांसमिट इन्फेक्शन। ऐसा कोई भी पर्सन जिसमें इन्फेक्शन मौजूद है और ये इस इन्फेक्शन को दूसरे लोगों में फैला सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है, डिजीज का केस कहलाता है। 3 प्रकार के केसेस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आता है प्राइमरी केस। प्राइमरी केस का मतलब है किसी भी डिजीज से सबसे पहले जिस व्यक्ति में इन्फेक्शन हुआ था, सबसे पहले जो व्यक्ति बीमार हुआ था, उसे हम इन्फेक्टेड प्राइमरी केस के नाम से जानते हैं। फर्स्ट इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम एनी डिजीज इज नोन एज प्राइमरी केस। इसके बाद हम बात करते हैं इंडेक्स केस की। इंडेक्स केस का मतलब है फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड और नोटिफाइड केस। किसी भी डिजीज की शुरुआत जिस जगह से होती है, उस जगह पर जो व्यक्ति सबसे पहले बीमार हुआ उसे तो हमने प्राइमरी केस कहा, लेकिन इस प्राइमरी केस से इन्फेक्टेड दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति या कोई भी अन्य पर्सन जो बीमार होने के बाद सबसे पहले हॉस्पिटल में आया और जिसने इस डिजीज को हेल्थ केयर फैसिलिटी हॉस्पिटल में रिपोर्ट किया, उसे हम इंडेक्स केस के नाम से जानते हैं। तो आप कह सकते हैं फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड और नोटिफाइड केस इज नोन एज इंडेक्स केस। फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी केस की। सेकेंडरी केस का मतलब है फर्स्ट इन्फेक्टेड पर्सन से जो दूसरा व्यक्ति प्रभावित हुआ है, वो सेकेंडरी केस कहलाता है। एक बार फिर से समझिएगा। प्राइमरी केस का मतलब है किसी भी डिजीज से सफरिंग होने वाला पहला पेशेंट, और सेकेंडरी केस है इस पर फर्स्ट पर्सन से अफेक्ट हुआ दूसरा पर्सन, और इंडेक्स केस हम उस पर्सन को कहेंगे जो कि हॉस्पिटल में सबसे पहले पहुंचा हो बीमारी के साथ, जिसने इस बीमारी के बारे में सूचना दी हो। एक टर्म आती है कैरियर। इन्फेक्टेड विथ नो साइन एंड सिम्टम्स बट कैन ट्रांसमिट इन्फेक्शन। कैरियर हम उस पर्सन को कह सकते हैं जो कि बीमार तो है
लेकिन उसमें किसी भी प्रकार के साइन एंड सिम्टम्स नहीं है। पर्सन बीमार है, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार के लक्षण मौजूद नहीं है और वो दूसरे लोगों में ये डिजीज फैला रहा है, कैरियर कहलाता है। कोरोना के समय ऐसा होता था कि कुछ लोगों में कोविड के लक्षण नहीं देखने को मिलते थे, लेकिन वो कोविड पॉजिटिव थे और सभी जगह घूम-घूम कर दूसरे लोगों को बीमार करने का काम कर रहे थे। ऐसे लोगों को हमने कैरियर नाम दिया। कैरियर जो है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज psychosexual disorder in which sexual behavior is directed to animals। इनमें से उस साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर का नाम सेलेक्ट करें जिसमें सेक्सुअल बिहेवियर एनिमल्स के साथ शो किया जाता है, या सिंपली कहें तो सेक्सुअल एंजॉयमेंट के लिए एनिमल्स का इस्तेमाल किस प्रकार के मानसिक रोगियों द्वारा किया जाता है। फेटिचिज्म, बेस्टियलिटी, प्रोटिज्यूरिज्म, ट्रांसवेस्टिज्म। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बेस्टियलिटी। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा सेक्सुअल एंजॉयमेंट के लिए एनिमल्स का यूज किया जाए तो इसे आप बेस्टियलिटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग फिजिकल असेसमेंट ऑफ द चिल्ड्रन asymmetry of the skull indicates। किसी बच्चे के सर का आप जब असेसमेंट करते हैं, स्कल एरिया का असेसमेंट करते हैं, तो उस समय आप ये देखते हैं कि बच्चे के सर का आकार नॉर्मल नहीं है, यानी एक तरफ से वो बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है। ये चीज़ देखकर आप किस कंडीशन के होने को नोट करेंगे? क्या ये हाइड्रोसिफेलिस की वजह से है? क्या ये क्रेनियोटैप्स है? क्या ये क्रेनियोसाइनोस्टोसिस है? या फिर ऑस्टियोजेनिस इम्परफेक्टा है? बच्चे के स्कल का एक नॉर्मल आकार में ना होना, अलग-अलग जगह से ज़्यादा कम उभरा हुआ होना क्या कहलाता है? सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्शन ए की, हाइड्रोसिफेलिस की। हाइड्रोसिफेलिस कंडीशन का मतलब होता है बच्चे के ब्रेन के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन होना, जिसके कारण अंदर प्रेशर बढ़े और सिर का आकार नॉर्मल से बढ़ जाए। ये कंडीशन हाइड्रोसिफेलिस के नाम से जानी जाती है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। इट इज़ नॉट अ असिमेट्री। इसके अंदर बच्चे का सर का आकार नॉर्मल होता है, लेकिन फिर उसी रेशियो के अंदर पूरे सर का साइज बढ़ जाता है। तो ये आंसर आपका नहीं हो सकता। इसके बाद ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा कंडीशन के अंदर बच्चे के सिर की बोन्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं और इनका निर्माण भी सही तरीके से नहीं हो पाता और इजीली इनके अंदर फ्रैक्चर देखने को मिलता है। तो ये चीज़ ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के नाम से जानी जाती है। एक बार फिर से समझिएगा, बच्चे के शरीर की बोन्स का निर्माण सही तरीके से नहीं हो पाता, यानी उनकी शेप, उनका आकार नॉर्मल नहीं होता और ये बोन इतनी कमजोर होती हैं कि थोड़ा-सा भी स्ट्रेस पड़ने पर, दबाव पड़ने पर ये टूट जाती है। तो ये कंडीशन ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी के अंदर कंडीशन बताई गई है क्रेनियोटैप्स। क्रेनियोटैप्स का मतलब होता है हमारे जो स्कल है, यहाँ पर मौजूद क्रेनियम बोन्स हैं, ये बोन्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। क्रेनियम बोन्स का, स्कल बोन का बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना क्रेनियोटैप्स कंडीशन के रूप में जाना जाता है और ये भी आंसर आपका नहीं है। फाइनली आपके पास ऑप्शन सी बचता है, जो कि है क्रेनियोसाइनोस्टोसिस। क्या है इसके बारे में समझते हैं। अगर किसी बच्चे में स्कल बोन्स बच्चे के ब्रेन के पूरी तरह से डेवलप होने से पहले ही फ्यूज हो जाएं, आपस में जुड़ जाएं, तो और
इसके बाद बच्चे के ब्रेन का अंदर डेवलपमेंट हो, जिसके कारण जो स्कल का आकार है वो एबनॉर्मल हो जाए, तो ये कंडीशन क्रेनियोसाइनोस्टोसिस है। एक बार फिर से समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए किसी न्यूबॉर्न बेबी के अंदर आप सूचर पढ़ते हैं। सूचर क्या होता है? जो क्रेनियम बोन्स को आपस में जोड़कर रखता है, और इन सूचर्स के बीच में कुछ खाली स्पेसेस होते हैं जिन्हें आप फोंटेनल कहते हैं, जो जन्म के समय ओपन रहते हैं, और जैसे-जैसे बच्चे का ब्रेन अंदर पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, उसके बाद ये फ्यूज होते हैं, बंद होते हैं, ताकि इसके अंदर अपना ब्रेन सुरक्षित रहे। लेकिन क्या हो कि अगर जो ये फंटैनल्स हैं, ये समय से पहले ही बच्चे के ब्रेन के पूरी तरह से आकार में बढ़ने से पहले ही बंद हो जाएँ, और फिर बाद में अंदर से ब्रेन डेवलप हो, तो क्या होगा? अंदर से ब्रेन का साइज़ बढ़ रहा है, बाहर स्कल की सारी बोन्स जुड़ चुकी हैं, तो अब ब्रेन तो ग्रो होगा, अब ब्रेन जैसे-जैसे ग्रो होगा, तो वो अंदर से दबाव लगाएगा, और इस क्रेनियम में जो हिस्सा कमज़ोर होगा, उस तरफ ब्रेन उभर जाएगा, वो हिस्सा उभरा हुआ दिखाई देगा, और इसकी वजह से जो बच्चे के सिर का साइज़ है, वो नॉर्मल नहीं दिखेगा, उसमें असिमेट्री आ जाएगी, आड़ा-तिरछा हो जाएगा। यही कंडीशन साधारण शब्दों में क्रेनियोसाइनोस्टोसिस के नाम से जानी जाती है। अगर आप एम्स नॉरसेट जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ painful and profoundly swollen limb are a long-term physical consequence of किस डिजीज के अंदर पर्सन के लिम्स यानी एक्सट्रीमिटीज यानी हाथ पांव बहुत ज़्यादा स्वेलन हो जाते हैं, फूल जाते हैं, सूज जाते हैं, और उनमें बहुत तेज दर्द रहता है? लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, डेंगू, मलेरिया, येलो फीवर। The right answer is option A, lymphatic filariasis. Lymphatic filariasis कंडीशन के अंदर पर्सन के एक्सट्रीमिटीज बहुत ज़्यादा पेन करती हैं और उनमें स्वेलिंग देखने को मिलती है। आइए इस डिजीज कंडीशन के बारे में जान लेते हैं। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस डिजीज को हम एलिफेंटेसियसिस के नाम से जानते हैं, और हिंदी में आप इसे हाथी पांव रोग के रूप में जानते हैं। हाथी पांव रोग या एलिफेंटेसिस, यानी कि इसमें पर्सन का जो पैर है वो हाथी के पैर की तरह बड़ा और मोटा हो जाता है। ये इन्फेक्शन जो है फाइलेरिया पैरासाइट के द्वारा होने वाली डिजीज कंडीशन है, और इसके वेक्टर के बारे में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं मॉस्किटो, यानी मच्छरों के काटने से ये डिजीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इस लिम्फेटिक फाइलेरियासिस कंडीशन के अंदर हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो प्रभावित हो जाता है। हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ब्लॉकेज पैदा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हमें सीवियर पेन होता है उस एक्सट्रीमिटी के अंदर, और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मली लार्ज हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के कॉज, जो कि एक पैरासाइट है। इसे निमेटोड्स या राउंड वर्म के नाम से जानते हैं। ये फाइलेरियोडियडी के फैमिली से बिलोंग करती है। अगर इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो तीन मेन पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं। पहला है बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी। ये 90% केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, और मोस्टली एग्जाम में इसी को ही पूछा जाता है कि फाइलेरियासिस डिजीज या एलिफेंटेसिस डिजीज कंडीशन का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, तो आप बताएंगे बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी। इसके बाद जो सेकंड नंबर का कॉज आता है वो है ब्रूजिया मलाई। ये रिमाइंडर ऑफ द केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। जो बच्चे कुचे केसेस हैं वो इस पर्टिकुलर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म द्वारा कॉज किए जाते हैं। और कुछ हद तक कुछ केसेस में बुर्जिया टिमोरी को भी हम कॉज के रूप में देखते हैं। तो याद रखिएगा, बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, बुर्जिया मलाई और बुर्जिया टिमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
The first assessment performed by the nurse while initiating a nurse-patient relationship. नर्स पेशेंट रिलेशनशिप की शुरुआत में सबसे पहला असेसमेंट क्या किया जाता है? वाइटल साइंस, अपीयरेंस एंड बिहेवियर, ऑब्जर्विंग स्पेसिफिक बॉडी सिस्टम, कलेक्शन ऑफ अ डिटेल्ड हेल्थ हिस्ट्री। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। जब भी आप किसी पेशेंट से मिलते हैं एज अ नर्स, तो आपके और उसके बीच में जो एक थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बनती है, जिसे नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के नाम से जाना जाता है, इस पेशेंट रिलेशनशिप की शुरुआत में आप सबसे पहले पेशेंट को देखते हैं, उसकी अपीयरेंस कैसी है, वो कैसा दिख रहा है और उसका बिहेवियर क्या है, इस चीज़ का असेसमेंट किया जाता है। तो याद रखिएगा, फर्स्ट असेसमेंट परफॉर्म्ड बाय द नर्स इन द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इज द अपीयरेंस एंड बिहेवियर ऑफ द पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हार्मोन दैट स्टिमुलेट release of the bile into duodenum is। आपको इन चारों ऑप्शंस में से उस हार्मोन का नाम बताना है जो कि बाइल के रिलीज को बढ़ाता है। ड्यूडेनम एरिया में बाइल का सिक्रीशन करवाने वाले हार्मोन का नाम आपको सेलेक्ट करना है। एंट्रोगैस्ट्रॉन, कोलेसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रीन, सिक्रीटिन। The right answer is option 2, that is cholecystokinin। याद रखिएगा, cholecystokinin को हम पैंक्रियोजाइमिन के नाम से भी जानते हैं। cholecystokinin कह दीजिए या पैंक्रियोजाइमिन कह दीजिए। ये एंजाइम, हम ये हार्मोन, जब भी हम खाने में किसी फैट सब्सटेंस को इनटेक करते हैं, तो इसके डाइजेशन के लिए बाइल का सिक्रेशन करवाने का काम करता है। हमारे शरीर में बाइल का निर्माण लीवर द्वारा किया जाता है और फिर इसे लीवर से तैयार करके गॉल ब्लैडर में भेज दिया जाता है, जहां पर ये स्टोर रहता है और जैसे ही शरीर में आवश्यकता होती है, वैसे वैसे इसे यहाँ से रिलीज किया जाता है। हमारी बॉडी हर दिन करीब 800 ml के आसपास बाइल का सिक्रीशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMR इज। IMR को किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है? सबसे पहले तो नोट करिएगा, IMR का मतलब होता है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। IMR का मतलब है, फुल फॉर्म है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, और इसे किस प्रकार से एक्सप्रेस किया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर द इन्फेंट डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स। 1000 लाइव बर्थ्स पर कितने इन्फेंट्स की डेथ हुई, या फिर द इन्फेंट डेथ पर 1000 डिलीवरी। 1000 डिलीवरी पर कुल कितनी बच्चों की डेथ हुई। द इन्फेंट डेथ पर लाख बर्थ, 1 लाख के बर्थ पर कितने इन्फेंट्स की डेथ हुई। नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ इन 1000 पॉपुलेशन एवरी ईयर। 1000 की आबादी पर कितने इन्फेंट्स की डेथ हुई। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। 1000 लाइव बर्थ्स पर कितने इन्फेंट्स की डेथ हुई, कितने बच्चों की 1 साल से कम उम्र के बच्चों की डेथ हुई, इसे इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कहा जाता है।